हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो भी बचे हुए टॉपिक थे अपने आहार चैप्टर के, आहार विधि विधान और आहार परिणाम कर भाव, उनको देखेंगे। ठीक है। और होप आप सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई होंगी और पढ़ाई पे वापस से आपका रूटीन बन गया होगा। और कुछ कॉलेजों में नहीं हुई है अभी शुरू पढ़ाई, पर अगर आपको लेक्चर वगैरह देखने हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर जो भी मैंने क्रिया शरीर के डाल रखे हैं, जैसे वात पित्त कफ और चैप्टर फर्स्ट। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिसमें एनाटॉमी के लेक्चर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे, रचना सीरी की वीडियो तो सभी मैंने डाल रखी है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है ना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और उससे आप जो है नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए, वरना टाइम को वेस्ट कीजिए, अपने सिलेबस पर चलते हैं, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अष्ट आहार विधि विषय सायतन कर लिया था, और इसके अलावा हमने जो है यहाँ पर आहार की डेफिनेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेंस सब देख लिया था, और आहार अष्टविधि विषय सायतन भी देख लिया था। तो आज की वीडियो हमारी दो टॉपिक पर होने वाली है, आहार विधि विधान और आहार परिणाम कर भाव। तो ये वाला टॉपिक आपको आहार विधि विधान है, ये टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको संहिताओं वगैरह में मिलेगा, पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको मैं जो बताऊँगा वही एग्जैक्टली ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक आ चुका है, आहार परिणाम कर भाव क्या होते हैं और कैसे हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि आहार परिणाम कर भाव किसको बोलते हैं। तो आहार का पाक अग्नि एवं पाचक पित्त से होता है। आपको जैसे सबको पता है कि हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है, हमारा पाचक पित्त उसमें सहायता करता है, और जो हमारा अग्नि है वो खाने को पचाती है। इसके अलावा जो भी अदर चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, उनको ही हम परिणाम कर भाव बोलते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिसको हम आहार परिणाम कर भाव कहते हैं। तो हमारा कौन कौन से वो फैक्टर बताए गए हैं, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 फैक्टर होते हैं अपने: ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। ये आपको याद रखना है। आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको जो लॉन्ग में लिखने को भी आ सकता है। और इसके अलावा आप जो श्लोक यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ये वाला, ये अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन याद कर लीजिए, क्या क्या इसमें बताया गया श्लोक में, क्योंकि हमारे जो आहार पाक है उसमें भी इंपॉर्टेंट है श्लोक, तो आपको याद करना पड़ेगा। और कर लेते हैं अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। सो कौन कौन से हमारे 6 आहार परिणाम कर भाव है हमारे: ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला श्लोक: अन्नवादान तु कर्मा प्राण कोष्ठ प्रकर्षति तद द्रव्य संघाता स्नेहन मृतता गतम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्राणवायु के द्वारा जो अन्न होता है, ठीक है, हमारे वो कोष्ठ में जाता है, उसके बाद उसका संघात होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो हमारा मृत्यु हो जाता है स्नेहन से। ठीक है। तो ये जब आहार पाक पढ़ाऊँगा तो आप उससे समझ जाएंगे, पर हम पहले नंबर पर आते हैं ऊष्मा। यहाँ का ऊष्मा का कंपेयर किया गया जठराग्नि से, कि यहाँ पर जो आहार परिणाम कर भाव है, सबसे पहले हमारा ऊष्मा है, या फिर मैं इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। तो क्या क्या इसमें है कि इससे पाचक अग्नि एवं पाचक पित्त की ऊष्मा, पाक नाड़ी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का ताप एवं पाक क्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार बर्तन में रखे चावल और जल के नीचे अग्नि पका देती है, उसी प्रकार हमारी जो पाचक अग्नि होती है वो मुख से पच मानस्य पर्यंत अन्न को पचाकर रस तथा मल में परिवर्तित कर देती है। और पाक नाड़ी में एवं पाचन का एक ताप निश्चित होता है, और इसके अलावा ताप में मंदता होने पर वायु में मंदता आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, जैसे हम मतलब कि बर्तन होता है उसमें चावल रखते हैं, उसके नीचे से आग लगाते हैं तो वो पक जाते हैं। इसी का हमारा क्या होता है कि मेरे जो बॉडी में हमारा होता है स्टमक, उसमें हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, आपको पता है, जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन करते हैं। तो यहीं पे वो चीज़ बताई गई है। उसके बाद क्या करते हैं कि वो हमारे फूड में से, आहार रस में से, ठीक है, वो प्रसाद अंश और जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, उसको अलग अलग कर देते हैं। और ये एक सभी चीज़ें हमारी एक टेम्परेचर होता है उसके बेसिस पर होती हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया कि जब टेम्परेचर एक निश्चित ताप पर होती हैं, और उसके अलावा जो हमारी एक ताप में मंदता होने पर पाचन भी मंदता जाती है। यानी कि जो हमारा अगर डाइजेस्टिव जो फायर है वो अगर कम होगी तो हमारा जो खाना ये देर से पचेगा। तो यहाँ पर ताप को जो हमारा कंपेयर किया गया ऊष्मा या जठराग्नि से। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पर, वायु। ठीक है। वायु यहाँ पर हमें बताया कौन सी वायु हमारा जो है आहार परिणाम कर भाव में कार्य करती है। तो यहाँ पर वायु का तात्पर्य प्राण, समान एवं व्यान वायु से है। तो 3 वायु यहाँ पर बताई गई हैं, कौन कौन सी: प्राण, समान और व्यान। ठीक है। ये अपने प्राकृतिक कर्म से आहार को, द्रव्यों को निगलने से आरंभ कर मल रूप में कुछ से बाहर निकालने एवं पित्त तथा कला में सार के टबा को अलग करने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है। तो
वात पित्त और कफ में वात के जो 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे, ठीक है, उसमें से हमारे जो 3 प्रकार होते हैं, प्राण, समान और व्यान वायु, उनके अपने अपने कर्म होते हैं। जो हमारा कोई हमारा जो है द्रव्य को निगलने का काम करता है, ठीक है, और कोई जो हमारा उसको इसोफेगस से लेकर नीचे इसमें जाता है स्टमक में, फिर वहाँ से उसको फूड को अलग अलग करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो वेस्ट है उसको अलग करने में हेल्प करता है, और जो न्यूट्रिएंट है उसको अलग करने में हेल्प करता है, और वहाँ से मल जो बचा हुआ है उसको लेकर जो एनएस में जाता है वो प्राणवायु, वो मतलब कि वो वाली वायु हमारी अलग होती है, ठीक है। और हमारा जो पित्त धरा कला में से सार और किट भाग को अलग अलग करता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो हमारी समान वायु होती है वो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी प्राण, समान और व्यान वायु के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा था अपने जब पेपर दे रहा था, तो इसमें सभी कार्य लिखे हुए हैं तीनों वात पित्त और कफ के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहले नंबर पर लिखा है प्राणवायु, ठीक है, वो हमारा क्या करती है, सिर, कंठ और उर्म विचरण करती है, हमारे भोजन को जो है कंठ से लेके माशय में लेकर जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो समान वायु होता है वो क्या करता है, हमारा जो जठराग्नि है उसके समीप उसका स्थान होता है और संपूर्ण कोष में विचरण करती है, जो कि हमारा फूड को पचाने का कार्य करती है। इसके बाद हमारा जो अपान वायु है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारा जो अपान वायु श्रोणी और वस्ती में रहती है और उर्म में विचरण करती है। इसका काम क्या होता है, देखिए, मल मूत्र को बाहर निकालना, ठीक है, और जो भी हमारा वेस्ट है उसको बाहर निकालना। ऐसे ही हमारा जठराग्नि के समीप है, इनका कार्य होता है इनका पाचन करना और सार किट भाग को अलग करना, ठीक है, और हमारा मुंचन यानी कि जो हमारा किट और मलमूत्र है उसको जो है अधोभाग में भेजना, ठीक है। और हमारी जो प्राणवायु होती है वो क्या करती है, देखिए, अन्न का प्रवेश करवाती है और उद्गार और शब्द यानी कि छींक वगैरह में भी इसी का ही रोल होता है। तो होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम वापस से अपने जो नोट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर आपको नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो आप मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नंबर आपको सामने दिख जाएगा स्क्रीन पर 8532059749। तो ज़्यादा महंगे नहीं है, आप लोगों के रखे हैं नोट्स जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए, वो आपको मिल जाएंगे, और सभी का आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नंबर 3 पर हम आता था क्लेद, ठीक है, जैसे कि पढ़ा था, क्लेद का मतलब होता है हाइड्रोलाइजिंग एजेंट। तो ये श्लेष्मा का अंग है। क्लेद क्या हमारा श्लेष्मा का अंग है। मैं इसको थोड़ा इसकी ब्राइटनेस थोड़ा लेता हूँ। तो क्लेद हमारा क्या है कि हमारा श्लेष्मा होती है उसका अंग है, और ये पाचन हमारे जो बोधक कफ हैं और क्लेदक कफ हैं उनमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। और जो बोधक कफ होता है हमारा क्या करता है, वो हमारे मुख में भोजन को स्निग्ध बनाकर निगलने में सहायता प्रदान करता है। और जो क्लेदक कफ होता है वो हमारे आमाशय में अन्न का क्लेदन करता है। यानी कि हमारे 2 कफ जो हैं यहाँ पर क्लेदन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, एक हमारा बोधक कफ और एक हमारा क्लेदक कफ। बोधक कफ क्या करता है, हमारा जो भोजन माउथ में जाता है उसको हमारा मुलायम बनाता है, ठीक है, उसको निकलने में सहायता करता है कि जिससे भोजन गीला हो जाए, चिकना हो जाए, वो हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में चला जाए। और जब स्टमक में चला गया भोजन, इसका करता है क्लेदक कफ होता है वो हमारा अन्न को जो यानी कि फूड हमने खाया उसका क्लेदन करता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। क्लेदक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसके अतिरिक्त जो है द्रवांश, जलीय अंश एवं पाचक पित्त से भी अन्न का क्लेदन होता है। तो इसके अलावा बताया है कि जो अदर चीज़ें हैं जैसे द्रव का अंश, जल का अंश और जो पाचक पित्त हैं वो भी हमारे फूड को डाइजेस्टिव करने में हेल्प करते हैं। और इन क्लेदक द्रव्यों से आहार द्रव्यों का घनत्व नष्ट होकर शिथिल कर दिए जाते हैं, जिससे कि पाचक पित्त के लिए क्रिया सुगम हो जाए। यानी कि हमारे जो फैक्टर हैं क्लेदन वाले कफ, ठीक है, ये हमारे फूड को शिथिल कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, उनको स्निग्ध बना देते हैं। और जो हमारे अदर अंश है जैसे द्रवांश, जलीयांश, ये हमारे हेल्प करते हैं फूड को और भी ज़्यादा डाइजेस्ट करने में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि हमारा जो पाचक अग्नि से अच्छे से जो हमारा फूड पच जाए। तो इस चीज़ में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो हमारा नंबर 4 पे आता है स्नेह का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आहार द्रव्यों से प्राप्त घृत, तेल यानी घी और तेल, वसा, द्रव्य आहार को मृदु बना देते हैं, जिससे कि पाचक पित्त की क्रिया अच्छे से हो सके। यानी कि जो हमारा स्नेह सॉफ्टनिंग एजेंट होते हैं वो हमारा जो आहार द्रव्य है, ठीक है, वो हमारे जो फूड है उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वगैरह मुलायम बना देते हैं, जिससे कि हमारा पाचक पित्त अच्छे से उसको पचा सकें। इसके बाद आता है हमारा काल का मतलब यहाँ पर टाइम होगा कि हमारा किस समय भोजन का हिसाब किताब होना चाहिए। तो काल से भोजन का ग्रहण होता है, भोजन काल का ग्रहण होता है। मध्याह्न में भोजन के जीर्ण होने पर ही शाय आहार का सेवन करना चाहिए।
नियत काल में सेवित आहार पाचक रसों को उत्तेजन ठीक होता है, जिससे पाचन सरल हो जाता है। पाकनाड़ी में अमाशय और पश्चमानस यानी कि ड्यूडेनम और पक्वाशय में आहार द्रव्यों के स्थिर रहने की काल मर्यादा कही गई है। दिन के विभिन्न काल एवं ऋतु में दोषों के प्रकोप के अनुसार आहार का काल का ध्यान रखना चाहिए। प्रातः काल की अपेक्षा मध्याह्न प्रत्यवती काल इसमें आहार पाक सुगम होता है। यानी कि इसमें चीज़ कुल मिलाकर ये बताई गई है कि जब भी आप खाना खाएं तो जब तक आपका आहार जो है सही से पच नहीं जाता है पहले वाला खाया हुआ, तो आप उसको बाद में मत खाइएगा, जिससे क्या होगा अपने जो स्टमक में हमारा भारीपन सा हो जाएगा। ठीक है, आहार आपका पचेगा नहीं तो आपका आँव भी बन सकता है, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो बताया गया कि हमारा जब आप दोपहर के टाइम भोजन करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा पित्त का प्रकोप होता है, यानी कि प्रतिवृद्धि होती है, जिससे कि अब प्रतिवृद्धि हो गई तो यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव अग्नि है वो भी हमारी अच्छे से वर्क करेगी, तो हमारा जो खाना भी है वो अच्छे से पच जाएगा। और श्लेष्मा वृद्धि काल में क्या होता है कि हमारी श्लेष्मा शामक द्रव्यों के साथ आहार का उत्तम पाक होता है। ठीक है, अब भोजन का काल बताया कि आपको कब खाना खाना चाहिए और कब नहीं, उसके आहार के हिसाब से, क्योंकि हमारा सुबह के टाइम थोड़ा पित्त धीमा होता है तो आपको हल्का नाश्ता करना चाहिए, इसलिए नाश्ता कराया जाता है सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम खाना खाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सुबह के टाइम को श्लेष्मा यानी कि कफ होता है वो बढ़ा हुआ होता है। इसके बाद आता है हमारा समयोग। तो समयोग का मतलब क्या होता है कि जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आहार अष्टविधि विधान वाला हिसाब किताब, ठीक है, कि इसके अंदर उपयुक्त क्रियाओं में सम्यक योग ग्रहण किया जाता है, जैसे प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। इन 8 आहार विधि विशेषण का समयोगी ग्रहण किया जाता है। तो ये हमारा 6 जो थे, ठीक है, वो हमारे पूरे हो चुके हैं, और ये मैंने पिछले बार आपकी वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में लिंक वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है वीडियो सेक्शन में जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि आहार विधि विधान, रूल्स फॉर द मील्स, कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार जो है क्या क्या बताए गए हैं रूल्स, तो वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैं देख लेता हूँ कितने मिनट की वीडियो होता है। तो चलिए फटाफट से हम आहार विधि विधान शुरू कर लेते हैं टॉपिक। तो आहार विधि विधान क्या है कि हमारे कुछ आहार के उपयोग करने के नियम बताए गए हैं, जिससे हमारी आहार की जो अच्छे से पाचन होता है और हमारे आयु की वृद्धि होती है। तो ऐसे क्रिया को हम आहार विधि विधान बोलते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ इसके नियम बताएं जिसका आपको पालन करना चाहिए अगर आप भोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है उष्ण भोजन करना चाहिए, ठीक है, और ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हो। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि हमारी भोजन करने में रुचि बढ़ेगी और हमारी अग्नि प्रदीप्त होगी और हमारा भोजन अच्छे से पच जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड आता है स्निग्ध अस्नियात, यानी कि स्निग्ध हमको भोजन करना चाहिए, ऐसा रुक्ष ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, उससे क्या हमारा गले में फंस सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा गले में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जिससे कि हमारा वायु का अनुलोमन नहीं हो पाएगा अगर ऐसी कुछ अगर आप स्निग्ध भोजन नहीं करेंगे तो। जिससे क्या होगा हमारा, अगर आप स्निग्ध भोजन करेंगे तो हमारा बल बढ़ेगा और हमारा जो वर्ड है यानी कि जो हमारा बोल है वो भी निर्मल होगा। इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा मात्रा अश्नियात। मात्रा का मतलब कि हमारा जो भोजन है वो हमारी एक मात्रा के अनुसार ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा भोजन कर रहे हैं आप, ऐसा करने से क्या होता है आपकी जो दोष हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं और जिससे क्या होता है आपके पेट वगैरह में दर्द हो जाता है, जठराग्नि सही से पचा नहीं पाती है खाने को, और जो मल त्याग है वो भी सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसा इतना भोजन आपको खाना चाहिए जो कि आपको आसानी से पच जाए। इसके बाद हमारा आता है जीड़े अश्नियात। जीड़े का मतलब मैंने आपको पहले बताया गया है, जो कि भोजन आप जो भी पहले खाएं वो अच्छे से जब तक पूरा पच ना जाए उसके बाद ही आपको जो भोजन करना चाहिए। और इससे क्या होगा हमारा, अगर आप पहले से भोजन कर लेते हैं जो हमारा अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण यानी कि अच्छा भोजन जो मतलब कि पच नहीं पाएगा, सॉरी अच्छा नहीं, अजीर्ण का मतलब होता है जो हमारा भोजन पच नहीं पाता है उसको अजीर्ण बोलते हैं, जिससे हमारा आव वगैरह बन जाता है, जिससे हमारे दोष प्रकोपित होते हैं और वो हमारे जो अल्सर, दंडासलक ऐसे करके जो बहुत सारे खतरनाक डिसीज़ हैं वो हमारे बॉडी में हो सकती हैं। तो आपको जो है जब तक भोजन पहले वाला खाया वो पच ना जाए जब तक आप उसको अगला भोजन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वीर अवरुद्ध अश्नियात। वीर अवरुद्ध का मतलब क्या होता है कि हमको ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो परस्पर आपस में अपोजिट वीर वाले हों। जैसे कि हमें मछली के साथ जो है दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है हमारे जो रक्त प्रवृत्ति हो जाती है, हमारा कुष्ठ लेप्रोसी हमारी डिसीज हो जाती है हमारे, क्योंकि हमारी जो मछली होती है उष्ण वीर की होती है और जो हमारा दूध होता है वो शीत वीर का होता है। इसलिए मना किया गया कि मीट वगैरह के बाद आप दूध नहीं पी सकते हैं। इसके बाद हमारा ईष्ट देशे अस्नियात, यानी कि हमें एक ऐसा स्थान बैठकर खाना चाहिए, मतलब कि ऐसे स्थान पर बैठकर खाना खाइए जहाँ पर आप आराम से अच्छे से बैठ सकें और आपको खाना खाने में अच्छा लगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं किसी ऐसे कोई खाली से स्थान में खाने से जो हमारे नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो स्थान है वो प्रिय नहीं होगा तो आपके मन में बेकार से ख्याल आएंगे, जिससे कि आपका जो भोजन है वो सही से नहीं हो पाएगा और आप में
बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, मानसिक या फिर शारीरिक दोनों ही। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नाद्रुतम अस्नियात, यानी कि हमारा जो भोजन है उसको हमें ना ही जल्दी जल्दी चबाकर खाना चाहिए, आराम से उसको खाना चाहिए। ठीक है, ना ही जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी हम खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। आराम से धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए, इतना धीरे भी नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा धीरे हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हड़बड़ाहट में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी भोजन करने से कभी कभी क्या होता है कि जो अन्य नलिकाएँ होती हैं यानी कि ट्रैकिया में जाकर हमारा जो है भोजन फंस जाता है, जिससे कि दिक्कत हो जाती है हमें। ठीक है, और हमारा जो रस है उसमें भोजन में मिल नहीं पाता है सही से, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है मुँह में वो हमारे फूड में मिल नहीं पाते हैं। इसलिए आपको जो है भोजन एक सही टाइमिंग से करना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा जल्दी खाना चाहिए और ना ज़्यादा देर करना चाहिए। इसके बाद हमारा नंबर 8 पर आता है ना अति विलंबित अस्नियात, यानी कि वही जो भी मैंने बात करी कि हमारा जो भोजन है उसको हमें धीरे धीरे नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ऐसा करने से आपके भोजन करने से तृप्ति नहीं हो पाती है और आहार भी मात्रा भी अधिक हो जाती है। ठीक है, पाचन विषम हो जाता है और भोजन भी ठंडा हो जाता है। तो ये हमारी बताई गई चीज़ें। इसके बाद नंबर 9 पर आता है हमारा अजल्प हसन तन्मना भुजीत। इसको आप एग्जैक्ट याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जैसे बताऊंगा मैं भी। भोजन करते समय ना तो बोलना चाहिए और ना ही हंसना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल साफ साफ मना किया गया। आपने देखा होगा कि लोग खाने में बहुत सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, इसलिए हमें जो मन है वो लगाकर भोजन करना चाहिए, मन लगाकर भोजन करना चाहिए। और इससे हमारे क्या होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारे अतिशीघ्र भोजन करने से जो भी रोग होते हैं वही आपको जब आप हंसते हैं या फिर बोलते हैं बीच में, तो ऐसा करने से होंगे। तभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं खाना खाते टाइम जो बात वगैरह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, और जो एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम वो सिक्रेट नहीं हो पाएंगे माउथ में, जिससे कि हमारा जो भोजन है वो अजीर्ण रह जाएगा। इसके बाद है मुँह बारी प्रभेद, यानी कि हमें खाना खाते टाइम, ठीक है, मुँह से यानी कि थोड़ा थोड़ा, यानी कि भोजन के मध्य में हमें थोड़ा थोड़ा जल को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप स्टार्टिंग में बहुत सारा पानी पी लेंगे तो हमारा पाचक पित्त जो हमारा बंद हो जाएगा, और भोजन के बाद भी जो है जल नहीं पीना चाहिए, जिससे कि हमारा पाचन विकृत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा कम हो जाते हैं, फायर उसकी कम हो जाती है इस वजह से, और ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो थोड़ा बहुत पानी आप पी सकते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद। इसके बाद हमारा आत्मान अभिसमीक्ष भुजीत, यानी कि आत्मशक्ति अर्थात व्यक्ति विशेष अपनी आहार पाचन समर्थ को देखकर भोजन करें। यह भोजन सात्म और शुक्र हो, यह अशात्म या दुक्कर है, इसका ध्यान करके भोजन करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी धातुओं की वृद्धि हो और शरीर स्वस्थ रहे, यानी कि अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाई जा रहे हैं, किसी ने दिया ज़बरदस्ती खिला दी, तो ऐसा मत करिए आप, क्योंकि हर एक बॉडी में अलग अलग उसकी क्या बोल सकते हैं एक तरीके से एक क्षमता होती है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको जो है भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होगा कि आसानी से खाना पच जाएगा और हमारे धातुओं की वृद्धि होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो गाइस, ये हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म आहार वाला। तो इसके बाद हम आहार पाक शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।